दिखावे की जिंदगी हमेशा कईयों की जिंदगी बर्बाद करती है और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जेसिका एंड मितेल पटेल केस है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की जेसिका पटेल को मितेश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, मगर इस शादी के बाद जेसिका का सामना एक ऐसे मितेश से होता है जिसकी कल्पना जेसिका ने सपने में भी नहीं की थी। शादी के बाद पहले ही दिन जेसिका की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है और फिर इस जिंदगी का अंत इतनी दुखद तरीके से होता है कि सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब आप जेसिका के साथ हुई घटनाओं और इनको अंजाम देने वाली व्यक्ति और इन सब कारणों को जानेंगे तो आप सन रह जाएंगे। इस केस को सॉल्व करने में एक मोबाइल ऐप ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस पूरी कहानी में दो सबसे अहम किरदार हैं, जेसिका पटेल और मितेश पटेल। दोनों ही भारतीय मूल के थे। दोनों ब्रिटेन में रह रहे थे। ब्रिटेन के एक कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान जेसिका की मुलाकात मितेश पटेल नाम के लड़के से होती है। जेसिका को मितेश में वो सब खूबियां नजर आती हैं जो वो एक लड़के में चाहती थी। कुल मिलाकर मितेश एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और जेसिका की नजर में एक परफेक्ट फ्यूचर हस्बैंड भी। इसलिए कुछ समय डेट करने के बाद जेसिका और मितेश शादी करने का फैसला करते हैं और दोनों ही इस फैसले के बारे में अपने परिवार वालों को बताते हैं और दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। 2009 में जुलाई के महीने में बड़ी धूमधाम से जेसिका और मितेश की शादी होती है। शादी के कुछ साल बाद जेसिका और मितेश अपना घर छोड़कर लिंथोरपर में रहने चले जाते हैं। यहीं जेसिका और मितेश मिलकर रोमन रोड पर बड़ी सी एक फार्मेसी खोलते हैं। इस फार्मेसी से कुछ ही दूरी पर ये बड़ा सा घर भी लेते हैं। इनकी फार्मेसी का ये बिजनेस काफी अच्छा चलता है और देखते ही देखते इन दोनों की काफी अच्छी कमाई भी होने लगती है। अब इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। इनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की, क्योंकि शादी के कुछ साल बीतने के बाद भी जेसिका माँ नहीं बन पाई थी। जब कई साल तक जेसिका माँ नहीं बन पाती तो वो मितेश के कहने पर IVF तकनीक के सहारे माँ बनने की कोशिश करने लगती है। IVF के पहले 3 अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं, मगर IVF की चौथी कोशिश में कुछ चमत्कार होता है। 9 मई 2018 को जेसिका के डॉक्टर बताते हैं कि इस बार की कोशिश कामयाब रही। ये खबर सुनकर जेसिका काफी खुश होती है। अभी IVF वाली खुशखबरी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक इस परिवार में कुछ ऐसा होता है कि खुशी मातम में बदल जाती है। तारीख थी 14 मई 2018 रात के 8:22 पर जेसिका का पति मितेश पटेल ब्रिटेन की इमरजेंसी हेल्पलाइन 999 पर फोन करता है और बेहद घबराई हुई आवाज में कहता है कि ऐसा लग रहा है मेरे घर पर चोरी हुई है और चोरों ने मेरी पत्नी पर हमला कर दिया है। इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके पूरे शरीर पर टेप चिपकाया हुआ है। मितेश पटेल की इन बातों को सुनकर दूसरी तरफ मौजूद हेल्पलाइन का ऑपरेटर तुरंत मितेश से उसका एड्रेस पूछता है और अगले ही मिनट उस एड्रेस पर डॉक्टर और एम्बुलेंस को भेज देता है। साथ ही पुलिस को भी इसकी खबर दी जाती है। दूसरी तरफ मितेश अभी भी इमरजेंसी हेल्पलाइन पर ऑनलाइन ही था और हेल्पलाइन का ऑपरेटर लगातार उसको समझा रहा था। ऑपरेटर उसको ये भी कहता है कि तुम अपनी पत्नी के मुंह से चिपके टेप को हटाओ। मितेश ऐसा ही करता है। फिर ऑपरेटर पूछता है क्या उसके चेहरे या गले पर कोई निशान है या वो कोई हरकत कर रही है। इस पर मितेश जवाब देता है कि नहीं, कोई हरकत नहीं दिख रही है। इस बीच मितेश जोर से चिल्लाता है कि जेसिका उठो, और जेसिका के अंदर कोई हरकत ही नहीं थी। मितेश की बातों को सुनकर ऑपरेटर को अंदाजा हो जाता है कि मामला बेहद गंभीर है और वो अब मितेश को दिलासा देना शुरू कर देता है। इतने में अब मितेश के दरवाजे पर पुलिस और डॉक्टर की टीम पहुंच जाती है। डॉक्टर की टीम जैसे ही जेसिका की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि जेसिका की मौत हो चुकी है। इस समय जेसिका की उम्र 34 साल थी। अब जेसिका के माता पिता को भी इस बात की जानकारी दी जाती है। जब जेसिका के माता पिता जेसिका के घर पहुंचते हैं तो उनको देखकर मितेश जोर जोर से रोने लगता है। इसी बीच पुलिस जेसिका की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस घर में लूटपाट करने वाले अपराधियों की खोजबीन में लग जाती है। पुलिस जांच पड़ताल की शुरुआत क्राइम सीन से ही करती है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सारी कीमती चीजें टूटी पड़ी थीं।
घर की सारी अलमारी और दरवाजे खुले पड़े थे। उनका सारा सामान भी बाहर बिखरा हुआ था। ये सब देखकर साफ लग रहा था कि मामला लूट का है। मगर जब पुलिस घर की अच्छे से जांच करती है तो उसको एक बात खटकती है कि घर में लूट की घटना तो जरूर हुई है, मगर घर में फोर्स एंट्री यानी जबरदस्ती किसी के घुसने का संकेत नहीं मिल रहा है। अब पुलिस अनुमान लगाती है कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसे जेसिका जरूर जानती होगी, तभी वो आसानी से अंदर आया और गायब हो गया। जब पुलिस मितेश से इस बारे में बात करती है तो मितेश बताता है कि जब मैं घर में था तो जेसिका 7 बजे के आसपास ड्यूटी से वापस आई थी, तो उसके आने के बाद मैं बाहर पिज्ज़ा लेने चला गया। जब लगभग आधे घंटे बाद मैं पिज्ज़ा लेकर वापस आया तो देखा जेसिका यहाँ पड़ी हुई है। जब पुलिस घर से गायब हुए सामान की लिस्ट बनाती है तो पता चलता है कि जेसिका का आईफोन भी गायब है तथा घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनका हार्ड डिस्क भी गायब है। इसके अलावा मितेश बताता है कि अलमारी में बहुत सारे गहने रखे हुए थे, वो भी गायब हैं। जब पुलिस घर में जांच कर रही होती है तो उसको घर के बाहर रखे डस्टबिन से जेसिका का आईफोन मिल जाता है। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए जेसिका के फोन का डेटा निकलवाती है और साथ ही मितेश के मोबाइल की भी जांच पड़ताल शुरू होती है। जेसिका और मितेश दोनों ही आईफोन यूज किया करते थे और दोनों के मोबाइल में आईफोन हेल्थ ऐप एक्टिवेट था। जब पुलिस जेसिका के मोबाइल के हेल्थ ऐप की जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि 7:10 पर जेसिका घर में दाखिल हुई थी और उसके बाद से उसके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई। हालांकि कुछ मिनट बाद उसके मोबाइल में 14 स्टेप रिकॉर्ड होते हैं और इसके बाद मोबाइल में अगली एक्टिविटी रात के 8:40 पर रिकॉर्ड की गई थी, जब एक पुलिस वाले ने बाहर रखे डस्टबिन से इसे उठाया था। दूसरी तरफ पुलिस मितेश के फोन में भी हेल्थ ऐप डेटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ठीक उसी समय जब जेसिका के मोबाइल में एक्टिविटी बंद हुई थी तब मितेश के मोबाइल की एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई थी। डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि मितेश 7:30 बजे के बाद लगातार अगले 10 मिनट तक घर में इधर से उधर भाग रहा था। इस दौरान उसने कई बार सीढ़ियां भी चढ़ी थी और उसने जिस समय इमरजेंसी हेल्पलाइन पर मदद के लिए फोन किया था उससे ठीक पहले वो अपने घर के ऊपरी फ्लोर पर भी गया था। पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी इमरजेंसी कॉल करने से पहले वो ऊपर क्यों गया था। इसके अलावा भी पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे। बस उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जेसिका की मौत के 3 दिन बाद पुलिस मितेश से पूछताछ करती है और इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस वालों को कपड़ों से भरे एक सूटकेस के अंदर गायब हुए सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है। इसके अलावा मितेश जिन गहनों का चोरी होने का दावा कर रहा था वो भी तलाशी के दौरान एक सूटकेस के अंदर मिल जाते हैं। जब उस हार्ड डिस्क की जांच की जाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन यानी 14 मई 2018 को शाम के 7:10 के आसपास जेसिका काम से वापस आई थी। उससे पहले मितेश घर में मौजूद था। सीसीटीवी के मुताबिक शाम 7:40 के आसपास मितेश घर के बाहर जाता है और पास के एक पिज्ज़ा स्टोर पर पहुंचता है। पिज्ज़ा स्टोर के सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलता है कि 8 बजे के आसपास मितेश पिज्ज़ा स्टोर पर पिज्ज़ा खरीद रहा था। 8:20 पर मितेश घर के अंदर दाखिल होता है। फिर 8:22 पर इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करता है। मितेश का कहना था कि किसी ने घर में घुसकर लूटपाट की है और जेसिका की हत्या कर दी है, लेकिन सीसीटीवी की हार्ड डिस्क मिलने से साफ हो गया था कि वो मितेश ही आखिरी आदमी था जो घर में आया था। अब पुलिस सख्ती से मितेश पटेल से पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मितेश के बयान के मुताबिक 7:10 पर जेसिका जैसे ही काम से लौटकर घर के अंदर दाखिल हुई तभी पहले से तैयार मितेश ने उसके गर्दन पर काफी अधिक मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद मितेश ने जेसिका के मुंह पर बड़ा सा पॉलीथीन बैग डाल दिया। अचानक हुए हमले की वजह से जेसिका जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई। इधर मितेश ने जेसिका के मुंह पर प्लास्टिक का बैग इस तरह लपेटा कि उसके अंदर हवा न जाए। इस तरह जेसिका ऑक्सीजन के बिना छटपटाने लगी और धीरे धीरे लगभग 20 मिनट के बाद उसकी सांसें थम गई। जब मितेश को यकीन हो गया कि जेसिका मर गई है तो उसने उसके हाथ पैरों को बांधकर उसके पूरे शरीर पर टेप लपेट दिया। इसके बाद वो घर का सामान बिखेरने में लग गया। ये सब करने के बाद उसने जेसिका का फोन बाहर रखे डस्टबिन में डाल दिया।
फिर बड़े आराम से बाहर गया और पिज्ज़ा खरीद के लाया। लगभग 8:20 पर अंदर आते ही वो सीधा ऊपरी फ्लोर पर चला गया, क्योंकि उसको याद आया उसने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तो छिपाया ही नहीं है। और फिर इसके बाद मितेश इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करता है। अब इस खुलासे के बाद पुलिस हत्या की वजह जानने की कोशिश करती है। फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंका देने वाला था। मितेश के बयान के मुताबिक 2009 में जो उसने शादी की थी वो उसके प्लान का एक हिस्सा था। दरअसल मितेश गे था, जिसे महिलाओं में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर मितेश का परिवार बेहद ही धार्मिक था, इसलिए मितेश अच्छे से समझता था कि उसका परिवार इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उसने जेसिका की मासूमियत का फायदा उठाते हुए पहले प्यार और फिर शादी का नाटक किया। उसने जेसिका के साथ शादी जरूर की थी, मगर शादी के बाद उसने एक बार भी जेसिका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। शादी के 10 महीने बाद जेसिका ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से भी किया था। यहाँ तक कि शादी को 6 साल बीत जाते हैं, मगर इन दोनों के बीच एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बना। इसके बावजूद जेसिका पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाती रहती है, बस इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मितेश एक तरफ जेसिका से दूर भागता था और दूसरी तरफ वो हमेशा गे पार्टनर की तलाश में लगा रहता था। इसके लिए उसने गे डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली थी। इसी डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के एक डॉक्टर अमित पटेल से होती है। डॉक्टर अमित पटेल भी गे था। यहीं पर अमित और मितेश की दोस्ती होती है और फिर इन दोनों का मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है। अमित के साथ मितेश की दिल लगी चल रही थी कि कहीं से जेसिका को इस बात का पता चल जाता है। जब जेसिका मितेश से इस बारे में बात करती है तो इस बात को सिरे से नकार देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। पर जेसिका के ज्यादा पूछने पर वो स्वीकार कर लेता है और उससे वादा करता है कि वो अब कभी भी अमित से बात नहीं करेगा और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताए। जेसिका मितेश की ये बात मान लेती है। इसी के बाद मितेश जेसिका को आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान समझाता है। जेसिका मितेश की ये बात भी मान जाती है। आईवीएफ के पहले 3 अटेम्प्ट तो फेल हो जाते हैं, पर चौथा अटेम्प्ट कामयाब हो जाता है। इस बात से सभी काफी खुश होते हैं, मगर ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि इस खबर के मिलने के अगले दिन मितेश जेसिका की हत्या कर देता है। दरअसल मितेश आईवीएफ के लिए एक साजिश के तहत तैयार हुआ था, क्योंकि ये प्लान उसने अपने पार्टनर अमित के साथ मिलकर बनाया था कि जैसे ही आईवीएफ सक्सेस होगा वो जेसिका की हत्या कर देगा। उसके बाद वो उस फर्टिलाइज एम्ब्रियोज को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे डॉक्टर अमित के पास चला जाएगा और वहां सेरोगेसी के जरिए बच्चे भी हासिल कर लेगा और अमित से वहीं शादी भी करेगा। प्लान के मुताबिक मितेश ने ऐसा ही किया। मितेश को यह भी मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए काफी पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसने इसका भी इंतजाम कर लिया था। प्लान के मुताबिक जेसिका की हत्या करने से कुछ महीने पहले जेसिका का लगभग 18 करोड़ का इंश्योरेंस भी करा दिया था। दरअसल मितेश का प्लान था कि जेसिका की मौत को पहले हत्या का रूप दिया जाए और फिर इंश्योरेंस की रकम और फर्टिलाइज एम्ब्रियोज को लेकर ऑस्ट्रेलिया अमित के पास भाग जाया जाए, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। और ये सभी राज खुलने के बाद जेसिका की हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने मितेश को जेसिका की हत्या तथा सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मितेश की सच्चाई जानकर तो एक पल के लिए जेसिका के परिवार वालों को यकीन भी नहीं होता। जेसिका पटेल की हत्या के 7 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई और सिर्फ 3 घंटे की सुनवाई में मितेश पटेल का गुनाह साबित हो गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस केस को ऑनर किलिंग माना था। फिलहाल मितेश जेल में है और मितेश के पार्टनर अमित पटेल आजाद हैं, क्योंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताएं। आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।